पहला क्वेश्चन है वो यमुना नहर परियोजना को लेकर है। हाल ही में ये कहा जाता है कि राजस्थान सरकार का एक MOU साइन हुआ है हरियाणा सरकार के साथ, और उसके तहत राजस्थान के शेखावटी के 3 जिलों को यमुना नहर परियोजना के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। और इस पेयजल आपूर्ति में जो यमुना नदी है, उस यमुना नदी पर अलग अलग प्रकार के बांध बने हुए हैं। उन बांधों में से कौन से बांध में राजस्थान को ये जल है, जल आपूर्ति जो इस जिलों को प्राप्त होगी, वह यमुना नदी की किस बैराज से प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो अलग अलग बांध हैं, जैसे गोकुल बैराज, हथिनी कुंड बैराज, डाक पत्थर बैराज और ओखला बैराज, इनमें से कौन से बैराज से ये जलापूर्ति राजस्थान को प्राप्त हो रही है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन हथिनी कुंड बैराज इसमें माना जाता है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करें कि हथिनी कुंड बैराज है, यह आपके यमुना नदी में हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का जो यमुना नगर है, यमुना नगर में यह आपका हथिनी कुंड बैराज है। और इस हथिनी कुंड बैराज से राजस्थान के लिए जो शेखावटी के 3 जिले हैं, चूरू, झुंझुनू व सीकर, इन 3 जिलों को पेयजल आपूर्ति प्राप्त होगी। बड़ा ये कहा जाता है, बड़ी सफलता मानी जा सकती है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए या राजस्थान के लिए। यहाँ पर अगर हम यहाँ गोकुल बैराज की बात करें तो यमुना नदी पर कुल 6 बैराज बनाए गए हैं, और इन 6 बैराज में सबसे अंतिम बैराज गोकुल बैराज माना जाता है। अभी इस पर डिस्कस करते हैं, जो यूपी में स्थित है। और जो ये गोकुल बैराज है, इसे मथुरा बैराज के नाम से भी नाम दिया गया है। हथिनी कुंड जो हरियाणा के यमुना नगर में स्थित है, यह न केवल हरियाणा को बल्कि यूपी के साथ साथ अब राजस्थान को भी ये पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। हथिनी कुंड बैराज से जनरली आपके जो पेयजल आपूर्ति है, यूपी का जो बागपत जिला है वहाँ तक पेयजल आपूर्ति हो रही है, और राजस्थान में ये आपके 3 जिले इसके लिए सुनिश्चित किए गए हैं। डाक पत्थर बैराज की अगर हम बात करें तो ये पहला बैराज है। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बैराज का उद्घाटन किया गया था। और ओखला जो बैराज है, ये आपके दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर सिग्नेचर बांध बना हुआ है। इस पर हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करें तो देखेंगे। तो देखिए कि राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार के मध्य केंद्र सरकार की मध्यस्थता में यमुना नगर परियोजना के द्वारा राजस्थान के 3 जिले झुंझुनू, सीकर और चूरू को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। और इसके लिए MOU 17 फरवरी 2024 को सुनिश्चित हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। राजस्थान में अब यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, वो राजस्थान से आते हैं। राजस्थान से जोधपुर के लोकसभा सदस्य हैं, और इन्हें केंद्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के रूप में काम दिया है। पहले जो ये जल संसाधन मंत्रालय है, उसे केंद्रीय जल शक्ति के रूप में इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो जल प्रबंधन है, इस जल प्रबंधन को मेंटेन करना यहाँ पर सबसे बड़ा औचित्य है। और इसी के तहत यहाँ पर राजस्थान में जल जीवन मिशन को चलाया जा रहा है, जिसमें जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ जल प्रबंधन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। राजस्थान के इन 3 जिलों को पेयजल आपूर्ति यमुना नगर परियोजना से हथिनी कुंड बैराज से की जाएगी, जो वर्तमान में हरियाणा के यमुना नगर जिले में स्थित है। और यमुना नगर में 6 बैराजों का निर्माण किया गया है, जो निम्नानुसार है। पहला जो बैराज है आपका डाक पत्थर बैराज, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में इस डाक पत्थर बैराज जो देहरादून में स्थित है उसका उद्घाटन किया था। दूसरा जो हरियाणा में है हथिनी कुंड बैराज, ये हथिनी कुंड जो बैराज है ये हरियाणा में है। और ये हरियाणा, राजस्थान, अब तो राजस्थान भी हो गया, और यूपी के बागपत जो जिला है वहाँ पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। वजीराबाद की बात करिए, दिल्ली में स्थित है, और इसी वजीराबाद में सिग्नेचर बांध ब्रिज बनाया गया था। यह उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली को जोड़ने का काम करता था। इस पर एक पुल भी बना हुआ है।
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आईटीओ बैराज और ओखला बैराज सबसे पुराना माना जाता है। अंग्रेजों के काल में 1894 में इस ओखला बैराज की स्थापना हुई थी। और अभी हाल ही में जो छठा बैराज यहाँ पे बनाया गया है वो यूपी के मथुरा में बनाया गया है और इस वजह से इसे मथुरा बैराज भी कहा जाता है। तो ये यमुना नहर परियोजना है। यमुना नहर परियोजना जनरली अगर हम बात करें तो इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है और इसमें ये कहा जाता है कि रेणुका बांध, व्यासी बांध और लखवारी बांध, ये 3 प्रमुख बांध माने जाते हैं। राष्ट्रीय नहर परियोजना के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है। इसका हम आगे डीपली कभी डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वह भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण योजना, जनरली नरेगा पूरे भारत की एक सबसे बड़ी मजदूरों को लेकर एक योजना मानी जाती थी और इस नरेगा जो ग्रामीण योजना है इसके अंतर्गत राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण तकनीक को नए रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें कि राजस्थान में जल संरक्षण की जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से चली आ रही है और यह अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप में मानी जाती है। एक तो नाड़ा, एक खडील, एक टाँका और जोहड़ हमारे यहाँ पर ऑप्शन में है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस नरेगा के अंतर्गत कौन सी योजना को नए रूप में सम्मिलित किया गया है तो वह आपके टाँका है। अभी नई योजना के अंतर्गत ये कहा जाता है टाँका जो कंक्रीट नुमा होता है उसके निर्माण की व्यवस्था की गई है कि अब नरेगा योजना के तहत टाँके का जो निर्माण है कंक्रीट नुमा किया जाएगा और इसमें इसकी जो संरचना है वह 13.5 फीट स्क्वायर की होगी जिसमें लगभग 35,000 जो लीटर है पानी को सुरक्षित किया जाएगा। क्योंकि जो टाँका जो पहले पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता था और इस टाँके को जब बनाया जाता था वो कच्चा होता था और कच्चा होने की वजह से कुछ 2-3 साल के बाद इस जो नीचे की जो मिट्टी है उस मिट्टी की वजह से वो पानी बाद में कुछ समय बाद दूषित हो जाता था। इसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए अब कंक्रीट युक्त टाँके के निर्माण की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो जल संरक्षक तकनीक है उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख संसाधन रहे हैं। तो राजस्थान की जल संरक्षण प्रणाली को लेकर अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में राजस्थान की जल संरक्षण को लेकर अनेक विधियां काम में ली जाती थी जो निम्न है। अब इसमें पहली मानी जाती है झील। झील राजस्थान की जल संरक्षण में प्रयोग होने वाली प्रमुख विधि झील निर्माण है और अनेक शासकों द्वारा ये झील निर्माण की गई जिसमें लाल सागर, केलाना, तखत सागर, उमेद सागर, ये जो झीलें हैं ये जनरली मारवाड़ में जोधपुर की मानी जाती है, जोधपुर जिले में स्थित है। उसी तरीके से बालसमंद, जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला झील ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। पुष्कर और आना सागर जनरली बड़ी पुष्कर को एक धार्मिक मान्यता के रूप में माना जाता है जो ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित कही जाती है और एक आना सागर जो चौहान शासक अनुराज द्वारा निर्मित करवाई गई वो अजमेर जिले में स्थित है, जबकि मान सागर जो झील है वो आपके जयपुर में स्थित है। अब यहाँ पर ये झील जल संरक्षण का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। इन झीलों को इनके स्वरूप के आधार पर 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। 3 प्रकार की झीलें होती है। यदि 5 बीघा क्षेत्र तक जो संरक्षित क्षेत्र तक जो पानी भराव रखा जाता है वो उसे तालेर कहा जाता है, जबकि वो अगर थोड़ा बड़ा उसका विस्तार कर दिया जाए उस क्षेत्र का तो वह तालाब या बांदी के नाम से जानी जाती है। और अगर बड़ी और विशाल जो झीलें होती है उसे किस नाम से, सागर के नाम से माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम आना सागर, उदय सागर, तखत सागर, उमेद सागर ये एक विशालकाय झीलों का रूप माना जाता है। और ये जो झील है यह झील एक आरंभिक स्वरूप के रूप में होती है। अब आगे बात करें कि बावड़ी, जो राजस्थान में बावड़ी को लेकर बात की जाए तो ये सीढ़ीदार कुओं वाली बावड़ियाँ होती है जिन्हें इनका एक आरंभिक रूप झालरा भी कहा जाता है और ये मीठे पानी की जल स्रोत होती है और इसमें जो वर्षा जल होता है वह यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है जिससे कि ये पुनः रिचार्ज होती रहती है। यानी कि जल संरक्षण का सबसे अपूर्वतम उदाहरण अगर राजस्थान में माना जाए तो बावड़ी निर्माण माना जाता था। अनेक शासकों के द्वारा इस प्रकार की बावड़ियों का निर्माण करवाया जाता था और ये सामान्यतः जो
इनका उपयोग शहर और जो बड़े नगरों के लिए जल आपूर्ति में किया जाता था, लेकिन इसमें जल आपूर्ति पेयजल और सिंचाई दोनों उद्देश्यों के लिए की जाती थी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपकी चांद बावड़ी मानी जाती है। और अगर हम झालरा की बात करें तो राजस्थान में जो झालरा है, जिसका अच्छा उदाहरण माना जाता है, जोधपुर का जो मान मंदिर या महामंदिर है, उस मान मंदिर का जो झालरा है, बड़ा इसका झालरा का एक प्रीतम उदाहरण माना जाता है। अगला अगर हम बात करें पोखर की, तो पोखर या नाडी या जो पोखर है, नदी नहीं है ये नाडी है, नाडी या जो पोखर है वह भी प्राचीन काल में राजस्थान में जल संरक्षण का एक बहुत बड़ी अच्छी संरचना मानी जाती है। और गांव के बाहर एक क्षेत्र होता है, उस जो वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होने वाली स्थिति होती है, उसे उस पानी को वहाँ पर रोक दिया जाता है और उसे तालाब के रूप में विकसित कर दिया जाता है। और उससे फिर सिंचाई या उसका जो क्षेत्र आता है जहाँ पर उसके लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करता रहता है, उसे कैचमेंट एरिया, जो एक तरीके से उसका जो कैचमेंट एरिया है, उसे आगोर के संबोधित किया जाता है। और इसका उपयोग मुख्यतः पशुओं के लिए जल या सामान्य मानवीय आवश्यकता के लिए इस पोखर का प्रयोग किया जाता है। ये जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं। खड़ीन, राजस्थान में खड़ीन का एक बहुउद्देशीय उदाहरण माना जाता है। और खड़ीन ने जो पश्चिमी राजस्थान में इसका जनरली जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जैसलमेर क्षेत्र में पालीवाल जो ब्राह्मण हुआ करते थे, इन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इस खड़ीन प्रणाली से एक जो पूरी तरीके से अनउपजाऊ या रेगिस्तानी या रेतीली मिट्टी होती थी, उस रेतीली मिट्टी का पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर इसको क्यों बहुउद्देशीय माना जाता है, इसके अंतर्गत एक ढालनुमा क्षेत्र होता था। उस ढालनुमा क्षेत्र के पानी को जो चट्टानी क्षेत्र होता है वहाँ पर रोक दिया जाता था और एक बैरियर लगाकर उस पानी को लंबे समय तक वहाँ पर संरक्षित रखा जाता था। और बाद में जब वो पानी वहाँ पर सूख जाता था तो उसके बावजूद मिट्टी में नमी बनी रहती थी और उस नमी वाली जो मिट्टी थी वो उपजाऊ के रूप में काम करती थी और इस प्रकार उस उपजाऊ मिट्टी में कृषि की जाती थी। तो ये खड़ीन प्रणाली जनरली राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में प्रचलित थी। और इस प्रणाली से, इस प्रकार की खेती से जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, वो पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर में खेती करते थे और बड़े समृद्धशील हो चुके थे। और जनरली हमने राजस्थान के कल्चर में कुलधरा जो एक पुरातात्विक स्थल है उसके बारे में सुना है। और यह जो बड़ा एक समय ये कहा जाता है बड़ा संपन्न क्षेत्र माना जाता था। और इनकी संपन्नता का जो राज था या जो कारण था वो इस खड़ीन प्रणाली से की जाने वाली खेती थी। तो यह भी एक जल संरक्षण का बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। एक उदाहरण जो कुएं है, ये जल संरक्षण में ये कहा जाता है जो बेकार पानी होता है, उस बेकार पानी की जो बेकारी वेस्टेज है उसको न्यूनतम करने के लिए महत्वपूर्ण उपयोग इसका माना जाता था। इसमें जो निर्माण और बेरी निर्माण है वो किया जाता था, जो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में बड़ी संख्या में पाई जाती थी। और इसका ऊपर सीधा लकड़ी से ढक दिया जाता था। ये जनरली जो कुएं होती थी 5 से 12 मीटर गहरी होती थी। और जब 6 या 10 कुएं एक साथ बनाई जाती हैं इस प्रकार की व्यवस्था, उसे पार प्रणाली, जल संरक्षण की पार प्रणाली कहा जाता है। और कुएं का जो पानी होता है इसे पाटली पानी कहा जाता था। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जल संरक्षण की कौन से जल को पाटली पानी के संबोधित किया जाता है, तो उसमें कुएं आता है। अगला एक जोहड़ होता है, एक तरीके से धरातलीय चेक डैम होते हैं, बहते हुए पानी को रोककर वहाँ पर वर्षा जल का संरक्षण किया जाता है। वैसे इस प्रकार की व्यवस्था 1984 में हुई। और अलवर
राजस्थान का जो अलवर जिला है वहाँ पर सर्वाधिक जोहड़ की मात्रा जोहड़ की संख्या दिखाई देती है और इस तरीके से यहाँ पर जल संरक्षण किया जाता है। यहाँ के लगभग 650 गाँव में लगभग 3000 जोड़ों का निर्माण हो चुका है। अब एक अलग है टाका, ये घर के अंदर ही एक व्रतनुमा एक तरीके से एक बॉक्स होता है और वहाँ पर पानी को संरक्षित करने की बात होती है। राजस्थान के जो प्रमुख टाके हैं वो रानीसर, पदमसर जो जोधपुर में है, रणथंभौर का फॉरेस्ट टेक टाका, और आगे अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार अब यहाँ पर ये जो टाका है इस टाके को लेकर ही हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में टाका निर्माण को नहर योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि 13.5 फीट की साइज का ये माप का होता है और इसमें लगभग 35,000 लीटर पानी संरक्षित किया जाता है। अब तक लगभग 2,971 गाँव में टाका या टैंकों का निर्माण किया गया है, जिन्हें स्थानीय भाषा में धन्नी कहा जाता है। यानी कि टाका का एक दूसरा नाम क्या माना जाता है, धन्नी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज नरेगा के अंतर्गत तो होगा, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायतों के द्वारा जनरली घरों में टाके निर्माण का व्यवस्था की जाएगी, जो एक तरीके से कंक्रीट युक्त पक्के टाके होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और हमारे यहाँ पर आती है कि राजस्थान में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के साथ साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना और नर्मदा नहर परियोजना, जो आपके दक्षिणी राजस्थान है या जो जालोर क्षेत्र है वहाँ दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर नर्मदा परियोजना के द्वारा, और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान के हिस्से हैं वहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके साथ साथ अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि यमुना के द्वारा भी राजस्थान में जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अब यहाँ पर बात की जाए कि आपके जो जल जीवन मिशन है, इस जल जीवन मिशन को किस तरीके से हम देखते हैं। जल जीवन मिशन को अगर हम शॉर्टली थोड़ा सा इस पर बात करें तो इसकी शुरुआत जनरली 15 अगस्त 2019 को हुई, जब आपका जल शक्ति मंत्रालय बना। और इसका जो उद्देश्य है कि प्रत्येक जो नागरिक है उस प्रत्येक नागरिक को 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से उसे क्या उपलब्ध करवाया जाएगा, पेयजल यानी पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका जो ये उद्देश्य रखा है वो परिवार के अनुसार ये बढ़ा दिया जाएगा। मतलब अगर 2 है तो 110 लीटर और 4 है तो 220 लीटर प्रतिदिन उस परिवार को जल उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक जो व्यवस्था स्थापित की गई है सरकार ने जल जीवन मिशन में, तो पानी की आपूर्ति तो सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जल को एक संरक्षित यानी कि इसका जो प्रबंधन है उस प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। क्योंकि जनरली हिंदुस्तान में देखा गया है कि पर्याप्त जल यानी कि वर्षा जल होने के बावजूद यहाँ पर प्रबंधन ना होने की वजह से अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती। यहाँ तक कि अगर हम शिमला और यहाँ तक कि जो हमारा मासिन राम है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा जल प्राप्त होता है, वहां तक की पेयजल आपूर्ति यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो पाई है। जल जीवन मिशन का यही उद्देश्य है कि इसको प्रबंध करना। और अब आगे अगर हम बात करें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो उद्देश्य को पूरा करने वाला यानी कि सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नलकूपों का जो टारगेट है, लक्ष्य है, उससे पूरा करने वाला जो पहला राज्य बना है वह गोवा बना है। गोवा ने जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को या लक्ष्यों को पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज और देखी जाए कि जल जीवन मिशन में एक अमृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया। अभी हाल लिखा है एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जल जीवन मिशन में। और इस जल जीवन मिशन की अमृत प्रौद्योगिकी से मतलब क्या है, यहाँ पर ये मतलब है कि जो IIT मद्रास है इसके द्वारा एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई और इस टेक्नोलॉजी से जल में उपयुक्त लोह युक्त या आर्सेनिक जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स को
पीने योग्य जल से बाहर निकाल के लोगों को एकदम शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और यह सबसे बड़ा उद्देश्य है, यह सबसे बड़ी चीज़ अभी हाल ही में 2023 में यहाँ पर अमृत प्रौद्योगिकी के रूप में स्थापित की गई है। तो यह एक अच्छा क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है। तो यह हमारा जल संरक्षण को लेकर बात हुई। आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में महाधिवक्ता के रूप में किसकी नियुक्ति की है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कि महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति किसकी होती है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वह है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की हाल ही में नियुक्ति हुई है। अब यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन है, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में अगर हम बात करें तो ये जो नर्मद मल्होत्रा है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इनका संबंध राजस्थान से माना जाता है। जबकि जो महेंद्र सिंह सिंघवी है वो पिछली गहलोत सरकार में राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में रहे। और जो गोविंद चंद कासलीवाल हैं, यह राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि जो ये महाधिवक्ता है, ये महाधिवक्ता क्या है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि महाधिवक्ता क्या होता है, संविधान में या व्यवस्था में इसका क्या उल्लेख है। अब यहाँ पर महाधिवक्ता पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से महाधिवक्ता इक्वल टू महान्यायवादी। महाधिवक्ता और महान्यायवादी सेम होता है। डिफरेंस ये होता है कि महाधिवक्ता आपके राज्य सरकार के लिए काम करता है, जबकि महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार के लिए काम करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है, जबकि महाधिवक्ता का उल्लेख 165 में किया गया है। अब ये महाधिवक्ता या महान्यायवादी को रेफरेंस में बात करें तो एक तरीके से सरकारों को कानूनी सलाह देने का जो काम करता है उसे आप महाधिवक्ता या महान्यायवादी कह सकते हो। अगर वह केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार या विधि अधिकारी के रूप में काम करता है तो उसे महान्यायवादी कहते हैं। और अगर वह राज्य सरकार की कानूनी सलाह के रूप में काम करता है तो ऐसी स्थिति में उसे महाधिवक्ता कहते हैं। अब यहाँ पर महान्यायवादी पद को अगर हम इसकी संविधान में इसे इंग्लैंड से लिया गया है। यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि इंग्लैंड का जो महान्यायवादी होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि भारत में जो महाधिवक्ता होता है या महान्यायवादी होता है वह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो ये डिफरेंस माना जाता है भारत और इंग्लैंड में, लेकिन हमने यह पद कहाँ से लिया, इंग्लैंड से लिया। अब हम बात करेंगे कि महाधिवक्ता के रेफरेंस में कि ये जो महाधिवक्ता है, इस महाधिवक्ता के बारे में क्या चीज़ है। तो हम बात कर चुके हैं कि ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है और सरकार को कानूनी सलाह देने का काम करता है। सरकार कोई भी किसी प्रकार के कानून निर्माण करता है तो पहले एक बार इनसे सलाह जरूर ली जाती है, या सरकार के खिलाफ कोई भी न्यायालय में कोई मामला चाहता है तो उसमें सरकार का पक्ष इसी के द्वारा रखा जाता है, महाधिवक्ता के द्वारा। अब महाधिवक्ता जो होता है इसके लिए पहली तो चीज़ कि योग्यता क्या होती है। योग्यता के रेफरेंस में जो माना जाता है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो और उसे 10 वर्ष न्यूनतम 10 वर्ष न्यायिक कार्य का अनुभव प्राप्त हो, यानी कि अधिवक्ता के रूप में, या कानून का ज्ञाता हो और पागल या दिवालिया ना हो। लेकिन सामान्यतः ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें मानी जाती हैं। योग्यता के बाद यहाँ पर बात आती है कि नियुक्ति, तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी और इसमें राज्यपाल को जो सलाह है वह राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा की जाएगी। राज्यपाल को जो सलाह है वह सलाह कौन देगा, राज्य मंत्रिपरिषद देगा। तो ये इसकी नियुक्ति के रेफरेंस में माना जाता है। नियुक्ति के बाद आती है दूसरी चीज, शपथ।
शपथ पर बात करें तो इस महाधिवक्ता को जो शपथ है, जो नियुक्ति करने वाला है राज्यपाल, उस राज्यपाल द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। और शपथ के बाद यहाँ पर बात की जाए वेतन पर, तो वेतन इसका अनिश्चित होता है, वह राज्य सरकार अर्थात राज्यपाल द्वारा निश्चित निर्धारित किया जाता है। और कार्यकाल की भी बात करें तो कार्यकाल भी इसका एक तरीके से क्या माना जाता है, अनिश्चित माना जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर यहाँ पर त्यागपत्र की बात आए तो त्यागपत्र भी ये किसे देगा, राज्यपाल को देगा। और पद मुक्ति की बात की जाए तो पद मुक्ति भी इसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल। यानी कि पूरी तरीके से यह अपनी नियुक्ति से लेकर पद मुक्ति तक किस पे डिपेंड होता है, आपके राज्यपाल पर। और यहाँ पर एक चीज जो है कि जो आपका महाधिवक्ता है, वो महाधिवक्ता आर्टिकल 177 के अनुसार आपके जो राज्य विधानमंडल है, उस राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग तो ले सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार इसको वहां पर नहीं होता। उसी तरीके से जो राज्य मंत्री परिषद होती है, आर्टिकल 193 के अनुसार जो राज्य मंत्री परिषद है, उस राज्य मंत्री परिषद की बैठकों में भाग तो ले सकता है, लेकिन वहां पर भी इसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर हम समझे कि यह सवाल जवाब जैसी स्थितियों में तो बन सकता है, लेकिन अन्य अधिकार मतदान से संबंधित इसको जो सदस्यों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, वह आपके महाधिवक्ता को नहीं होता। अब बात करें हम राजस्थान में महाधिवक्ताओं की, तो राजस्थान में जो महाधिवक्ता रहा, वह पहले जो महाधिवक्ता वो गोविंद चंद्र कासलीवाल थे। और उससे बाद 2008 से लेकर 2018 तक की जो अवधि में राजस्थान में महाधिवक्ता के रूप में GS बाफना सर्वाधिक अवधि कह सकते हैं, लगभग 10 वर्ष तक ये इस पद पर रहे। और उसके बाद केंद्र जो गहलोत सरकार आती है, तो गहलोत सरकार महेंद्र सिंह सिंघवी को अपने महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करती है। और अभी वर्तमान में हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया। तो यह इस तरीके से राजस्थान में महाधिवक्ताओं की स्थिति है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से आपका महाधिवक्ता काम करता है। अगला है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, राजीव खन्ना, कैलाश चंद्र वांगचू और वाई वी चंद्रचूड़। तो अगर हम इस पे देखें तो अभी हाल ही में राजस्थान में महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति मुनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की मानी जाती है। मुनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आपके पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी इन्होंने काम किया है। दूसरा, अगर हम राजीव संजीव खन्ना की बात करें तो संजीव खन्ना उस कमेटी में थे जिससे मुनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। ये जो न्यायिक समिति होती है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश तो वाई वी चंद्रचूड़ थे जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और राजीव खन्ना एक अन्य न्यायाधीश के रूप में उस कमेटी में सम्मिलित थे। यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों में राजीव खन्ना का नाम आता है। कैलाश चंद्र वांगचू जो आपका एक ऑप्शन आया है, ये कैलाश चंद्र वांगचू राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वह 1951 से 1958 तक का रहा। यानी कि सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। जबकि वाई वी चंद्रचूड़ के बारे में बात करें तो अभी वर्तमान में भारत के CJI के पद पर कार्यरत हैं। तो अब यहाँ पर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय पर अगर हम बात करते हैं
न्यायालय पर अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय पर अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो उच्च न्यायालय क्या होता है, एक तरीके से इसे राज्य सरकारों का आप इसे न्यायालय कह सकते हो। संविधान में जनरली जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार का जो उल्लेख है वह आपके अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक किया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य सरकार जो केंद्र सरकार के समान राज्य सरकार को भी 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। एक तो राज्य की कार्यपालिका होती है, एक राज्य की विधायिका होती है और एक राज्य की न्यायपालिका होती है। यहाँ जो कार्यपालिका है वो उसका उल्लेख 152 से 167 तक किया गया है। विधायिका, जिसे राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 से 213 तक किया गया है। और न्यायपालिका, जिसे हाईकोर्ट कहा जाता है, उसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 214 से 237 तक किया गया है। तो इस तरीके से आपके जो राज्य सरकार है उसका डिवाइडेशन है। और इसी न्यायपालिका को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय कहते हैं। अब इसमें एक चीज जो आती है वो ये कि जो उच्च न्यायालय है ये जो उच्च न्यायालय है, इस उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 से लेकर 232 तक किया गया है। अब यहाँ पर आता है कि फिर 37 तक का उल्लेख आता है, तो यहाँ पर 233 से 200 जो 37 है इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन है। और ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं इसमें आपके जिला न्यायालय और आपके सत्र न्यायालय इसके अधीन आते हैं। और इन पर पर्यवेक्षण का जो, इन पर नियंत्रण का जो काम है वह आपके हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो वास्तविक रूप से बात करें तो हाई कोर्ट का वास्तविक उल्लेख तो आपके अनुच्छेद 214 से 232 तक किया गया है। अब थोड़ा सा भारतीय इतिहास में उच्च न्यायालयों का अगर इतिहास देखें तो भारत में सबसे पहले भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा 3 जगह पर आपके मुंबई, मद्रास व कलकत्ता, 3 जगह जनरली ये कहा जाता है कि भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अधीन ये कहा जाता है कि इन 3 जगह पर आपके उच्च न्यायालय स्थापित हुए। और ये हुए आपके 1862 में, यानी कि अधिनियम तो 1861 को आया और ये लागू 1862 में हुआ। तो मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय। यहाँ पर एक चीज़ ये कही जाती है कि आज जो मुंबई है वो बम्बई हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ इसके उच्च न्यायालय को मुंबई उच्च न्यायालय कहा जाता है। मद्रास, जिसका नाम अभी चेन्नई हो गया, लेकिन आज भी मद्रास को मद्रास उच्च न्यायालय कहा जाता है। कलकत्ता, जिसका नाम कोलकाता हो गया या इसे पश्चिम बंगाल के अधीन आता है, लेकिन फिर भी आज इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय कह के ही संबोधित किया जाता है। तो ये आपके भारत के प्रारंभिक उच्च न्यायालय थे। उसके बाद 1866 को आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अब यहाँ पर आगे हम देखें तो भारत में जब अंग्रेजी शासनकाल तक यानी कि 1947 तक भारत के लगभग सभी प्रांतों के अपने उच्च न्यायालय स्थापित हो चुके थे, लेकिन आज़ादी के बाद इसे अब एक नए रूप में स्थापित करने का एक प्रोसेस शुरू हुआ, यानी कि संवैधानिक स्थिति के अनुसार आपके उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रोसेस शुरू होता है। तो उसमें 1947 के बाद यानी कि 1950 है, उस 1950
में एक नए रूप में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब तक भारत में लगभग 25 उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी, यानी कि 25 राज्यों के उच्च न्यायालय स्थापित हो चुके हैं। और इसी में हाल ही में जो सबसे पुराना या सबसे नया उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय माना जाता है, जो 2019 में स्थापित हुआ। 2019 में तेलंगाना में स्थापित हुआ। तो इस तरीके से तेलंगाना उच्च न्यायालय जो भी हाल ही का आपका उच्च न्यायालय माना जाता है, उससे पहले ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन आता था। पहले संख्या जो 21 हुआ करती थी, जिसमें आपके पूर्वोत्तर के 3 मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। पहले ये असम अर्थात गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन आते थे। 7 सिस्टर्स जो स्टेट है, इनके जो उच्च न्यायालय हैं वो आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अधीन थे। लेकिन बाद में 2013 में वहाँ पर भी तीनों जगह खोल दिए गए, जिससे जो संख्या थी जो पहले 21 हुआ करती थी वह बढ़ के 24 हो गई। और बाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद वर्तमान में संख्या 25 हो जाती है। अब एक चीज़ आती है कि आपके अनुच्छेद जो 214 है, इसमें ये उल्लेख किया गया है कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार दे सकता है। और यहाँ पर ये पावर ट्रांसफर करने की जो शक्ति है वो किसे दे दी गई? संसद को ये पावर है कि एक उच्च न्यायालय को 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार दिया जा सकता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केवल एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। और अगर उसकी संख्या में परिवर्तन करना है तो ऐसी स्थिति में तो अनुच्छेद 214 के अनुसार संसद को ये पावर है कि वह एक राज्य में 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय से अपना न्याय कार्य करवा सकती है। तो यहाँ पर बात आती है, संसद को विशेष पावर रखी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज़ें उसके द्वारा की जा सकती है, या सामान्य अधिनियम के द्वारा भी किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर एक अनुच्छेद 215 भी आता है, इसका हम आगे उल्लेख करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो अभिलेखीय कार्य की जो शक्ति प्राप्त होती है उस पर बात करेंगे। हम इस पर थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे जो इसके कार्य होंगे उसमें। अब यहाँ पर बात करें उच्च न्यायालय की, तो जो आपका उच्च न्यायालय है, पहले तो चीज़ उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के गठन पर बात की जाए तो इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है प्लस अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब यहाँ पर अन्य न्यायाधीश से मतलब क्या है? यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो अभी हमारे मुनींद्र मोहन श्रीवास्तव हैं, अन्य न्यायाधीश की जो संख्या है वह समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। और ये जो संख्या है, इस संख्या में परिवर्तन का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। अलग अलग राज्य के हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या अलग अलग होती है। और यह डिपेंड करता है उस राज्य के राज्य पर। अगर राज्य बड़ा है तो जनरली वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या अधिक होती है, और राज्य छोटा है तो वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कम होती है। तो इस रेफरेंस में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो न्यायाधीश हैं, उस सर्वाधिक न्यायाधीश वाला जो हाई कोर्ट है भारत में, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और ये इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 151 न्यायाधीश माने जाते हैं। यहाँ पर उनकी संख्या जनरली ये जो डिसाइड कर रखी है वो 151 है अधिकतम। और अगर हम बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम न्यायाधीश की संख्या में जो नाम आता है वह सिक्किम का आता है, जहाँ पर जनरली कितने न्यायाधीश है? 3 न्यायाधीश का क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। अब यहाँ पर बात की जाए राजस्थान में जो न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 50 निर्धारित कर रखी है। और इस 50 में से 38 तो स्थायी होते हैं, यानी कि 38 तो यहाँ पर स्थायी होते हैं, और 12 अतिरिक्त के रूप में यहाँ पर काम होता है। अब जरूरी नहीं कि ये 50 के 50 न्यायाधीश यहाँ पर काम करें। अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश के साथ आपका राजस्थान हाईकोर्ट काम कर रहा है। तो
यह तो बात हुई गठन के रेफरेंस में, जो हम बात कर चुके हैं कि अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या है उस संख्या में परिवर्तन का अधिकार संसद को होता है। अब आगे जो बात की जाएगी, गठन के बाद अगला नाम आता है योग्यता पर। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है उसमें योग्यता क्या है? तो पहली तो योग्यता मानी जाती है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो या उसके पास भारत की नागरिकता हो। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा, उसे हाई कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष न्यायिक अनुभव प्राप्त हो एज ए जज, यह न्यायिक कार्य में अनुभव कर रहा हो, यानी कि एज ए जज न्यायिक कार्य का अनुभव हो, या फिर वह सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष वह एडवोकेट यानी कि वकालत के रूप में कार्य कर रहा हो। तो इस तरीके से ये इसकी योग्यता के रेफरेंस पे बात होती है। अब योग्यता के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक यहाँ पर आता है, बड़ा विवादास्पद भी रहा है ये, वह है नियुक्ति, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो मोस्ट ऑफ अगर हम बात करें तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वहाँ पर जो राज्य के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है सिफारिश की। तो सिफारिश में दो चीजें वहाँ पर डिसाइड की जाती है, दो तरीके के व्यक्ति। एक तो जो होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि आपके CJI इंडिया का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक यहाँ पर होता है राज्यपाल। मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ जो दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, इन वरिष्ठ न्यायाधीश से सिफारिश लेकर राष्ट्रपति राज्यपाल से भी सिफारिश लेगा और फिर उसके बाद उक्त व्यक्ति को वहां पर न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। तो यानी कि और राज्यपाल उसी राज्य का जिस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने वाली। अब एक चीज यहाँ पर इस बात को लेकर बड़ा इतिहास रहा है न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर। यहाँ पर कुछ केसेज आए हैं। फर्स्ट, जज केस 1982, सेकंड जज केस 1993, थर्ड जज केस 1998, फोर्थ जज केस 2015। यह कुछ केसेज है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर अपनी अनुशंसाएं या अपने फैसले दिए। सबसे पहले जो राष्ट्रपति होता था, वो राष्ट्रपति आपके राज्य के हाई कोर्ट या जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता था मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश लेकर। अब यहाँ पर पहले ये आया कि क्या वह सिफारिश बाध्यकारी मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजेस केस में 1982 में कहा कि जो राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो उसमें मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है वो बाध्यकारी है, यानी उसे मानना पड़ेगा। अब जो सेकंड केसेज आया 93 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुख्य न्यायाधीश है उस मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ आपके जो दो वरिष्ठ न्यायाधीश है, उन दो वरिष्ठ न्यायाधीश की जो सिफारिश है उसके आधार पर बहुमत से डिसीजन होगा और उसके आधार पर इसे माना जाएगा, यानी कि दोनों में। और उसमें भी कोई बाध्यकारी नहीं थी। लेकिन 98 में आपके जो
केस आया, इसमें ये माना गया, इसे कॉलेजियम केस कहा जाता है। और इस कॉलेजियम के अनुसार ये निर्धारित किया गया कि जो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक अन्य जो न्यायाधीश हैं, उन अन्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब आता है केस 2015। यहाँ पर होता है 99वां संविधान संशोधन 2014। और इस 99वें संविधान 2014 के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो ये कॉलेजियम प्रणाली चल रही थी, अब तक इस कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त किया जाए। उसके आधार पर एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और इस राष्ट्रीय न्यायिक आयोग में प्रधानमंत्री और उसके साथ कानून मंत्री, आपके लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता और उसके अलावा एक राज्यसभा का नेता, राज्यसभा का प्रतिपक्ष नेता और एक वरिष्ठ कानून ज्ञाता और एक मुख्य न्यायाधीश की एक कमेटी बनाई जाएगी जो एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग होगा। और इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। यह निर्धारित किया गया 99वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। लेकिन इस संविधान संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और आज भी वही जो व्यवस्था है कि आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं या चीफ जस्टिस और उस जो वरिष्ठ एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। न्यायाधीशों की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, ये डिसाइड किया गया। अब यहाँ पर जो ये सिफारिश है, इसका भी मैसेज रहेगा जिस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है उसका कार्य अनुभव कितना है, उस आधार पर ये सिफारिश की जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉलेजियम प्रणाली या कॉलेजियम व्यवस्था। तो यहाँ पर हम इसकी नियुक्ति की बात हो गई। अब आगे हम बात करेंगे नियुक्ति के बाद शपथ की। न्यायाधीशों की जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी जो शपथ है वह राज्यपाल द्वारा, जिस राज्य का राज्यपाल है उसके द्वारा करवाई जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है और इसी राज्यपाल को ये जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस है वो क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। शपथ के बाद अगला आता है यहाँ पर कार्यकाल। कार्यकाल को लेकर बात की जाती है कि इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो उसे डिसाइड किया जाता है। इसे 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 60 से बढ़ाकर इसे 62 कर दिया गया था। कार्यकाल या तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल होगा या अगर इसे 6 वर्ष से पहले उसकी आयु 62 वर्ष हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह पहले ही पद मुक्त किया जा सके, अपना सेवानिवृत्त हो जाएगा। कार्यकाल के बाद आती है वेतन की बात। तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश है उसका जो वेतन है वर्तमान में 2,50,000 प्रति माह, और जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,30,000 प्रति माह, ये वेतन है। इस वेतन को जो है इनका भी एक विशेष प्रोसेस होता है, समय समय के अनुसार ये चेंज होता रहता है संसद के द्वारा। जब अगर हम 1950 की बात करें तो उस समय ये जो वेतन था वो 4,000 मुख्य न्यायाधीश का था और 3500 अन्य न्यायाधीश का था। बाद में लगातार इसमें परिवर्तन होता ये 2008-9 में इसे लगभग
1 लाख रुपए मुख्य न्यायाधीश का कर दिया गया था और 90,000 मुख्य न्यायाधीश का और 80,000 अन्य न्यायाधीश का, और बाद में इसे बढ़ाकर 2018 में इस तरीके से ये नया रूप दे दिया गया था वेतन का। भत्तों की पेंशन की बात करें तो पेंशन इन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी मिलती है और जो वेतन का कुल वेतन का 50% होती है। अब वेतन के बाद अगर बात की जाए त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र पर अगर हम बात करें तो त्यागपत्र जो है वह न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। और पद मुक्ति की बात करें तो पद मुक्ति का विशेष उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन यह एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के समान एक प्रोसेस होता है, जिसे महाभियोग महाभियोग के समान ही माना जाता है, लेकिन उसे महाभियोग न करके महाभियोग का प्रयोग केवल मात्र राष्ट्रपति के रेफरेंस में किया जाता है। यहाँ पर इसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के अंतर्गत ये माना जाता है कि पहला प्रोसेस है संसद में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और संसद में 2 जगह से शुरू किया जा सकता है, या तो लोकसभा से शुरू करो या फिर आप इसे राज्यसभा से शुरू करो। लोकसभा में अगर आप इसे शुरू कर रहे हो तो आपके समर्थन में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, और राज्यसभा से अगर आप कर रहे हो तो आपके समर्थन में 50 सदस्य होने चाहिए, तब आप इस प्रस्ताव को ला सकते हो। अब यहाँ जब संसद में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर एक न्यायिक समिति का गठन होता है, एक न्यायिक समिति बनेगी, और ये जो न्यायिक समिति है 3 सदस्य होगी, और इन 3 सदस्य में एक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, दूसरा आपके किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और एक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश होगा। इन 3 ये न्यायिक समिति जो 3 सदस्य हैं ये जांच करेगी, और जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे वो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, पद मुक्ति राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेज दी जाएगी, और उस स्थिति में राष्ट्रपति उन्हें क्या कर सकता है, पद मुक्त। यहाँ पर अगर इस न्याय समिति ने उसकी जांच में उसे आरोपी माना और पद मुक्त की अनुशंसा की है तो राष्ट्रपति उस स्थिति में इन्हें पद मुक्त करने में बाध्य होता है। तो इस तरीके से पद मुक्त की स्थिति की जाती है। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करें कि अब तक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव, या फिर हम इसे महाभियोग सामान्य भाषा में कह सकते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के रेफरेंस में होता है। अब तक किसी भी उच्च न्यायालय में जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अब तक कोई किसी प्रकार का महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है। हाँ, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश हुआ करते थे वी रामास्वामी पर यह कहा जाता है कि 1952 में जांच में आरोप दोषी पाए गए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार इससे वॉकआउट कर गई, इस वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो इस तरीके से महाभियोग का जो किसी उच्च न्यायालय के ऊपर इस तरीके के महाभियोग लगाने का कोई न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाने का कोई विशेष जानकारी नहीं है, यानी कि अब तक ऐसी घटना नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जरूर ये प्रस्ताव की शुरुआत की गई थी। अब ये तो हुई पद मुक्ति तक की बात। यहाँ पर हमने जनरली जो उच्च न्यायालय है, इस उच्च न्यायालय के रेफरेंस में यहाँ तक कितना डिस्कस किया है। अब आगे अगर हम बात करें तो आपके उच्च न्यायालय के कार्य क्या है, उच्च न्यायालय के कार्य क्या है, ये इन कार्यों पर हम डिस्कशन करते हैं। तो इस डिस्कशन में कुछ कार्य आते हैं जिसका हमने पहले बात की थी। पहला कार्य अभिलेखीय कार्य। अभिलेखीय कार्य की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 215 में किया गया है। क्या है अभिलेखीय कार्य? कि हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए जो डिसीजन है वह डिसीजन आने वाले समय में न्यायिक प्रणाली के एक अंग या साक्ष्य के रूप में होंगे, और ऐसा ही अगर कोई मामला आता है तो इन्हीं डिसीजंस के आधार पर निर्णय सुनाया जाएगा, और इसे अभिलेखीय कार्य के अंतर्गत माना जाता है। तो ये पावर आपके सुप्रीम कोर्ट को भी होती है, और उसके साथ साथ ये पावर किसे प्रदान कर रखी है, आपके उच्च न्यायालय को भी।
दूसरा जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो माना जाता है उसमें पहली तो जो चीज मानी जाती है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कि आपका जो उच्च न्यायालय है, यह उच्च न्यायालय जो पहले ही जाकर यानी कि किसी भी प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय में न जाकर डायरेक्ट यहाँ पर हम उन पर ये मामले चला सकते हैं, उन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जाता है। और वो कौन कौन से मामले माने जाते हैं? आपके न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना या फिर आपके अधिकारों की अवहेलना, ऐसे मामलों पर वहाँ किया जा सकता है। दूसरा, संसद या विधानमंडल सदस्य के निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं उस पर डायरेक्ट यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व मंडल से संबंधित जो कार्य होते हैं उनकी डायरेक्ट यहाँ पर की जा सकती है। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है और इन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जाकर इसकी सुनवाई कर सकते हो। आगे तीसरे में एक मामला और होता है संवैधानिक मामला, यानी कि मूल अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मूल अधिकारों की रक्षा के संबंधित मामले भी आते हैं। चौथा जो कार्य है इसमें जो आपका हाईकोर्ट होता है वह हाईकोर्ट रिट क्षेत्राधिकार भी रखता है, यानी कि रिट जारी करने का इसके पास पावर होता है। रिट जो जनरली आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, ऐसे संबंधित जो अलग अलग प्रकार की रिटें हैं उन्हें जारी करने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट के समान कुछ हाई कोर्ट भी को माना जाता है। पहले जनरली ये नहीं हुआ करता था, लेकिन चंद्र कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिफारिश की कि कुछ उच्च न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट के समान कुछ रिटें जारी करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद ये जारी कर दिया गया। अगला जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार के जो मामले हैं वह भी इसमें आते हैं। और जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें एक तो दीवानी मामले और एक होता है आपराधिक मामले। आपराधिक मामले भी इसी के अधीन सम्मिलित किए जाते हैं। एक जो होता है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा से संबंधित कार्य माने जा सकते हैं, यानी कि कुछ संवैधानिक मामलों पर या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वह आपके सुप्रीम कोर्ट के समान हाई कोर्ट को भी प्राप्त होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कही जाती है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट से को न्यायिक समीक्षा करने की पावर छीन ली गई थी, लेकिन बाद में 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे वापस ये पावर प्रदान कर दी गई। तो इस प्रकार ये आपका उच्च न्यायालय की शक्तियाँ हुई या कार्य हुए। अब हम राजस्थान उच्च न्यायालय की थोड़ी सी बात कर लें। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 29 अगस्त 1949 में जयपुर में की गई थी, सबसे बड़ी चीज़ है। और इसका जो उद्घाटन है उस समय के जो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका जो मुख्यालय है वह जयपुर से जोधपुर ले जाया गया और आप तब से लेकर अब तक आपके जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट कार्यरत हैं। और इसकी अभी 2019 में हाल ही में एक नई जो बिल्डिंग है उसका पुनर्निर्माण हुआ और अब उसी नई बिल्डिंग में आपका राजस्थान हाईकोर्ट का कार्य संचालित है।
अब राजस्थान हाईकोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे कि कमलकांत माने जाते हैं, और सर्वाधिक अवधि तक जो काम करने वाले जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में हम जैसे कि पढ़ चुके हैं कैलाश चंद्र वांगचू को माना जाता है। और इस प्रकार ये आपका उच्च न्यायालय से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बार हम नए क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर वापस आते हैं। इसके लिए धन्यवाद।